सर मुझे लोन चाहिए, गुंजन ने कांपती आवाज में कहा। समीर की भौहें हल्की सी चढ़ गई। किस डिपार्टमेंट में काम करती हैं आप? टेबल पर रखे पेपरवेट को उंगलियों से घुमाते हुए उसने पूछा। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, गुंजन ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया। लोन के लिए आपको अपने इंचार्ज से बात करनी चाहिए। मेरे पास इस तरह की बातों के लिए जरा भी वक्त नहीं। आप अब जा सकती हैं, उसने सख्त लहजे में कहा और फाइल की ओर झुक गया। लेकिन कमरे में उस लड़की के वजूद से उठती खुशबू अब भी तैर रही थी। समीर खुद बेहतरीन परफ्यूम इस्तेमाल करता था, मगर जो महक उस लड़की से आ रही थी वह बेहद खास थी। सर मुझे 20 लाख के रुपए की जरूरत है, गुंजन ने हिम्मत जुटाकर फिर से कहा। इंचार्ज मेरी बात नहीं मानेगा, उसने साफ मना कर दिया है, इसलिए मैं आपसे बात करने आई हूँ। मुझे 20 लाख का लोन चाहिए। आप मेरी तनख्वाह से काटते रहिएगा। ये कहते हुए उसकी आवाज़ और तेज हो गई। उसे इन पैसों की बेहद ज़रूरत थी और उसकी आखिरी उम्मीद समीर मलिक ही था। समीर ने फाइल बंद की और टेबल पर जोर से पटकी। उसकी आंखों में अब ताज्जुब की जगह शरारत दिखने लगी थी। गुंजन उसकी हर प्रतिक्रिया देख रही थी। आप जानती हैं आप कितनी बड़ी रकम मांग रही हैं? समीर अपनी जगह से खड़ा हुआ, टेबल पर हाथ रखते हुए इसकी ओर झुका। कम से कम आपकी 5 साल की तनख्वाह काटने के बाद ये रकम चुकाई जा सकती है। गुंजन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। और क्या आपको लगता है आप यहाँ 5 साल तक टिक पाएंगी? वो आगे बढ़ा और उसके बिल्कुल करीब, बस एक कदम की दूरी पर खड़ा हो गया। गुंजन ने उसकी आंखों और लहजे में छिपे तंज को देखकर अपने होठ सील लिए। समीर की निगाहें उसके गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठों पर टिक गई। ये तुम्हारी गलती नहीं है, मिडिल क्लास लोगों की तो अब आदत होती है जरूरत से ज्यादा हाथ फैलाने की। समीर उसकी तरफ हल्के से झुकते हुए तंजिया मुस्कान के साथ बोला। गुंजन का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया था। उसकी शहद जैसी आंखों में भरी नमी अब हल्की सी चमक में बदलने लगी थी। दिल का वो कोना जहां समीर मलिक के लिए थोड़ी सी इज्जत थी, अब वहां नफरत का अंधेरा उतरने लगा। दूसरी ओर समीर उस सदल सी खुशबू को इतने करीब से महसूस कर रहा था कि वह जैसे मदहोश हो चला था। उसका दिल अनजाने उस हसीन लड़की की मौजूदगी के लिए हामी भर चुका था। वो उसकी खुशबू में डूब गया था। इन शहद रंग आंखों में ठहरी नमी को होठों से चख लेने का ख्याल उसके दिल दिमाग में बेनता उठ रहा था कि उसे खुद नहीं पता था। आई एम सॉरी सर, मैंने आपका वक्त बर्बाद किया। मुझे अपनी हैसियत के मुताबिक मांग करनी चाहिए थी, उसने भीगी आवाज में कहा, जबकि समीर की गर्म सांसें उसके गालों तक बड़ी आसानी से पहुंच रही थी। वह फौरन 2 कदम पीछे हटी, अपनी आवाज को काबू में लाते हुए। जैसे वह पलटी कि उसके कानों में कुछ फटने की आवाज आई। हैरानी से अपनी स्लीव की ओर देखा और फिर समीर की ओर, जिसके पैर के नीचे उसका दुपट्टा दबा हुआ था। दुपट्टा जो उसकी स्लीव से पिन के जरिए जुड़ा हुआ था। खींचते से स्लीव फटती चलती जा रही थी। समीर ने तुरंत अपने पैर हटाए, मगर गुंजन के लिए एक बेहद शर्मनाक और हिला देने वाला लम्हा था। वह अपने खुले बाजुओं को हाथ से ढकती हुई भीगी नजरों से समीर को देख रही थी, जो वो उसके करीब आ चुका था। जैसे ही वो उसके दुपट्टे से उलझा, समीर और गुंजन दोनों जमीन पर गिर पड़े। अचानक हुई इस घटना से गुंजन के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। वो जमीन पर लेटी थी और अपने समीर का वजन महसूस कर रही थी, जिसकी गर्म और धड़कती सांसें उसकी गर्दन से टकरा रही थी। दूसरी ओर समीर जैसे किसी ख्यालों में खो गया था। उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाया और गहरी सांस लेते हुए गुंजन की सांसों को जैसे रोक दिया। गुंजन ने घबराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर खुद से दूर करने की कोशिश की। समीर ने उसकी गर्दन से अपना चेहरा उठाया और अब उसके लाल पड़े चेहरे की तरफ देखने लगा। सामने पड़ी इस लड़की की खूबसूरती ऐसी थी कि किसी भी इंसान का ईमान डगमगा सकता था, और समीर का ईमान वाकई डगमगा गया था। गुंजन उसकी आंखों को अपने चेहरे पर घूमते हुए महसूस कर रही थी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। दोनों चौंक कर उठे। इससे पहले कि वे एक दूसरे से अलग होते, इन्वेस्टर कमरे में दाखिल हो चुका था। समीर ने आंखें कसकर बंद की और फिर खोलते हुए खुद को नॉर्मल किया, जबकि गुंजन का मन कर रहा था कि काश जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। आई एम रियली सॉरी सर, अंदर आती विदेशी औरत ने शरारती लहजे में उन दोनों को देखते हुए कहा। समीर फुर्ती से गुंजन से अलग हुआ और खड़ा हो गया। गुंजन ने घबराते हुए अपने दुपट्टे को अपने चारों ओर लपेटा और सबकी नजरों से बचने के लिए चेहरा छुपा लिया। समीर ने गुस्से से अपने पर्सनल सेक्रेटरी को घूरा, जिसने बिना इजाजत के इन्वेस्टर को उसके ऑफिस में भेज दिया। क्या ये आपकी वाइफ है मिस्टर मलिक? विदेशी महिला के साथ खड़े आदमी ने संदेह भरी निगाहों से उन दोनों को देखते हुए पूछा। गुंजन ने हैरानी से सर उठाकर उन सबकी ओर देखा। वो कुछ कहने वाली थी कि तभी समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी पकड़ कसते हुए चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान ला दी। जी ये मेरी वाइफ है, बस थोड़ी नाराज थी तो मैं मनाने की कोशिश कर रहा था।
अपने बालों को हाथ फेरते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा। गुंजन ने हैरानी और झटके से उसकी ओर देखा, जबकि सेक्रेटरी भी दंग रह गई। सामने खड़े इन्वेस्टर जो आज एक बहुत अहम डील के लिए आए थे। आप लोग चलिए मीटिंग रूम में, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। समीर ने संजीदगी से उन्हें विदा किया और सेक्रेटरी की ओर इशारा किया, जो सिर हिलाते हुए उन्हें लेकर बाहर चला गया। ये आपने क्या किया? उन्हें झूठ क्यों बोला? गुंजन ने अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए नाराजगी में कहा। चीखो मत, समीर ने सख्त लहजे में जवाब दिया। जिस तरह तुम और मैं उस वक्त एक दूसरे के करीब थे, अगर मैं ये ना कहता तो सब लोग गलत समझते। तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ता क्योंकि तुम्हें कोई नहीं जानता, लेकिन मेरी इज्जत और नाम पर सवाल खड़े हो जाते। ये खबर आग की तरह फैलती। गुंजन उसकी इस बात पर तड़प उठी। उसने बिना झिझक कहा, इज्जत चाहे गरीब की हो या अमीर की, उस पर लगने वाला दाग दोनों के लिए बराबर दर्दनाक होता है। मिस्टर समीर मलिक। समीर ने ठंडी बेरुखी भरी नजरों से उसकी ओर देखा। उसका वजूद कांप रहा था। चेहरे की रंगत गुस्से और शर्म से लाल हो चुकी थी। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। अगर मेरी बात नहीं मानी तो जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। अपनी उंगली उठाकर उसे धमकी देता हुआ वो ऑफिस से बाहर निकल गया। बाहर खड़े गार्ड को उसने इशारा किया, कोई भी इस लड़की को केबिन से बाहर न जाने दे। समीर के जाते ही गुंजन अपनी आंसुओं को अब रोक नहीं पाई। वह टूट चुकी थी। मजबूरी, जरूरत और हालात ने उसे कहाँ लाकर खड़ा किया। वह तो बस मदद मांगने आई थी। इस शख्स ने जिसने पहले उसकी औकात याद दिलाई, और अब ये हमें प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया है। इन्वेस्टर अब प्रेजेंटेशन के दौरान अपनी राय दे रहे थे। अगर पेरिस में हमने ये रेस्टोरेंट्स बनवाए होते तो काफ़ी मुनाफा होगा। समीर ने खुश होकर गर्व भरी मुस्कान अपने होठों पर जताई। लेकिन तभी उनमें से एक ने कहा, लेकिन हम अभी ये डील फाइनल नहीं कर सकते। ये सुनते समीर ने कुर्सी की टेक छोड़ी, माथे पर बल ली, हैरानी से उसकी ओर देखा। मतलब? समीर ने पूछा। आपको अपनी वाइफ के साथ पेरिस आना होगा। 6 दिन बाद हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और हम उस खास मौके पर अपने खास मेहमानों के सामने इस डील की घोषणा करना चाहते हैं। इन्वेस्टर की बात सुनते ही समीर के माथे पर तनाव की लकीरें और गहरी हो गई। उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। यह डील उसके लिए बहुत जरूरी थी। इससे उसकी कंपनी को न सिर्फ फायदा होता, बल्कि कंपनी विदेशी मार्केट में भी अपनी पहचान बना लेती। श्योर, क्यों नहीं, हम दोनों जरूर आएंगे, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी जगह से उठते ही उसने इन्वेस्टर से हाथ मिलाया, अलविदा कहा और अपने ऑफिस की ओर बढ़ गया। ऑफिस में दाखिल होते उसकी नज़र वहां खड़ी गुंजन पर पड़ी, जिसने अपनी भीगी लाल आंखों में समीर की ओर देखा। समीर ने सिर झुका लिया, फिर बोला, तुम्हें पैसों की जरूरत है और मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ। समीर की यह बात सुनकर गुंजन चौंक गई। लेकिन इसके बदले तुम्हें 6 दिनों के लिए मेरी बीवी बनना होगा। इन 6 दिनों में तुम्हें मेरे सारे फर्ज निभाने होंगे जो एक बीवी निभाती है। समीर ने अपने पैंट की जेब में हाथ डालते हुए बात पूरी की और उसकी ओर देखा। गुंजन के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। उसने गुस्से में कहा, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे जिनके बदले मुझे अपनी इज्जत का सौदा करना पड़े। आपके पैसे आपको मुबारक हो समीर मलिक, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। वो गुस्से में दांत पीसते हुए आगे बढ़ गई। समीर ने जबड़े भी लिए और उसकी ओर देखा। जब वह उसके पास से गुजर थी, उसके वजूद से उठती खुशबू समीर की सांसों से टकराई और फिर से उसकी ओर खींच ले गई। गुंजन के जाते ही समीर ने अपने माथे पर हाथ फेरा। इससे पहले उसने कभी भी किसी लड़की की नज़दीकी को इतनी शिद्दत से महसूस नहीं किया था, लेकिन ये लड़की इसके वजूद से उठती महक उसे मजबूर कर रही थी। उसे उसकी नज़दीकी चाहिए थी, शायद इसलिए उसने वह शर्त रखी थी। उसका दिमाग उलझा हुआ था और दूसरी ओर वह ये बिजनेस डील खोना नहीं चाहता था। उसने आंखें बंद कर ली और सिर कुर्सी की पीठ से टिका दिया। बंद आंखों के पीछे उसे गुंजन का हसीन चेहरा नजर आने लगा। यह बस एक पल की खुमारी जो उसके करीब आने के बाद खुद ही खत्म हो जाएगी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। उधर गुंजन आंसू पोंछते हुए अपने घर चली गई। ऑफिस में जो कुछ हुआ उसके बाद वह एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहती थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह इस आग से निकलकर दूसरी आग में कूदने जा रही है। घर में कदम रखते उसकी माँ की चीखें उसके कानों से टकराई। गुंजन तेजी से उस कमरे की ओर दौड़ी और जो मंजर उसने वहां देखा, इससे उसके दिल की धड़कन सी रुक गई थी। बहन अलेना अपने हाथ में एक दुपट्टा लिए बेड के ऊपर खड़ी थी। पापा बेबसी के आखिरी मंजर से गुजरते सिर झुकाए रो रहे थे, जबकि माँ चीखती हुई उसे रोक रही थी। क्या हो रहा है ये सब? गुंजन चीख पड़ी। बेटा, हसन के घर वाले आए थे। उसकी मम्मी रोते हुए कह गई कि अगर कल तक गाड़ी और कारोबार के पैसे नहीं दिए तो परसों बारात लेकर नहीं आएंगे। ये लड़की पागल हो गई है, कहती है कि खुद को मार देगी। दीदी, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। अगर बारात वापस चली गई तो ये दुनिया वाले मुझे जीने नहीं देंगे और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। मैं मर जाती हूँ दीदी, सब कुछ आसान हो जाएगा। अलीना बुरी तरह रोते हुए कह रही थी। गुंजन की आंखों में आंसू बह निकले। पैसे हैं, उसने रोते हुए कहा। सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा।
हाँ मम्मी पापा, पैसे हैं। मैंने अपनी कंपनी से लोन मांगा था। हमारे सर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मंजूर कर लिया है और उन्हें मेरा काम इतना पसंद आया कि अगले प्रोजेक्ट के लिए वो मुझे टूर पर भी लेकर जा रहे हैं, जहाँ हमारी कंपनी को बहुत बड़ी डील मिलने वाली है। बाकी लोन की रकम वो मेरी तनख्वाह से काट लेंगे। आप लोग परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। गुंजन अपनी कांपती आवाज पर काबू पाते हुए मुश्किल से मुस्कुराई थी। अलीना उसके गले से लगकर जोर जोर से रोने लगी। उसके पापा ने अपने आंसू पोंछे, लेकिन उसकी माँ को न जाने क्यों गुंजन की उदास देखकर कुछ सही नहीं लगा। आप चुप रहिए, बल्कि तैयारी कीजिए। मैं बस एक फाइल घर भूल गई थी, वही लेने आई थी। शाम को आप सबसे मिलती हूँ, गुंजन ने अलीना के आंसू पोंछते हुए कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। माँ की नज़रों से बचते हुए उसने अपने बैग में से एक छोटा सा वॉयल निकाला। कमरे से बाहर निकलते उसने उन सब पर एक नज़र डाली और घर से बाहर निकल गई। उसकी चाल में एक अजीब सी धीमापन था, जैसे बहुत दूर से चलकर आई हो और अब थक गई हो। आंखों में आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे। ऑफिस पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके जहन में उस शख्स के ताने और वह मांग गूंज रही थी जो उसके लिए जलते अंगारों पर चलने के लिए बराबर थी। उसने अपनी आंखें बंद की, आंसू पोंछे और खुद को संभालते हुए दरवाज़ा खटखटाया। यस कम इन। उस मर्दाना खूबसूरत आवाज़ को सुनते ही गुंजन का दिल जोरों से धड़क उठा। वह सिर झुकाए कमरे में दाखिल हुई और उसकी टेबल के पास आकर खड़ी हो गई। समीर की आंखों में जो जीत का गर्व था उसे देखने के लिए मुश्किल था, इसलिए उसने नजरें झुका लेना ही बेहतर समझा। मैं तैयार हूँ, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अटकती आवाज में उसने अपनी हार का इजहार किया था। समीर, जो अब तक किसी के ख्यालों में खोया हुआ बैठा था, उसकी बात सुनकर तंज भरी मुस्कान के साथ बोला। जब वह पहले इतनी मजबूती से इनकार करके चली गई थी तो उसे लगा था कि यह लड़की बाकी लड़कियों जैसी नहीं है जो पैसों के पीछे भागती हो, लेकिन अब उसकी हाँ सुनकर उसे महसूस हुआ कि उसका अंदाज़ा गलत था। मैंने अपनी शर्त फिर से दोहरा देता हूँ ताकि तुम एक बार और सोच लो, समीर ने ठंडे लहजे में कहा। तुम्हें मेरी बीवी बनकर मेरे साथ सिर्फ 6 दिनों के टूर पर जाना है। बदले में तुम्हें जितने पैसे चाहिए वह मिल जाएंगे, लेकिन इन 6 दिनों में तुम वह तमाम जिम्मेदारियां निभाओगी जो एक बीवी होती है। मंजूर है? मुझे मंजूर है। आंखों में आंसू ले उसने जैसे कोई जहर पी लिया है। मुझे 20 लाख रुपये चाहिए और परसों रात का वक्त है, गुंजन ने झुकी नजरों से कहा। उसकी आवाज़ भारी हुई। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, समीर ने कंधे उचकते हुए कहा। बस चेक बुक निकाल कर रकम लिख लेना। फिर साइन किए और बोला, यह लो। लेकिन अगर तुम अपने वादे से मुकर गई तो गुंजन ने बीच में उसकी बात काट दी। तो अपने अंजाम की जिम्मेदार मैं खुद रहूंगी, आप बेफिक्र रहें। मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगी। चेक लेकर उसने स्मार्ट आवाज में कहा और बिना उसकी ओर देखे वहां से निकल गई। समीर ने उसे जाते हुए देखा और अपनी कुर्सी की पीठ से टिक गया। उसकी नज़र उसी रास्ते पर जमी रही जहां से वह गुजर रही थी। उसे इस डील के लिए उस लड़की की जरूरत थी और शायद इन 6 दिनों में उसकी डील भी तय हो जाएगी और इसके दिल में इस लड़की के लिए जो खुमारी छाई थी वह भी उतर जाएगी। उसने अपनी सेक्रेटरी को बुलाकर कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार करने का हुक्म दिया। उस आलीशान कमरे में गोल सोफे पर बैठी गुंजन ने अपने लाल लहंगे के झलरे समेटी। वह अपने हाथों की लकीरों को देख रही थी जैसे उनमें किसी की तलाश कर रही हो। उसकी काजल से सजी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी। उसके चेहरे पर एक गहरी खामोशी थी। कुछ घंटे पहले ही वह अपनी बहन को विदा कर रही थी। माँ बाप के आंसू पोंछकर उसने हिम्मत दे रही थी, कह रही थी कि मैं टूर पर जा रही हूँ, और अब वह इस कमरे में थी उस उदासी के लिए जिसने उसे नई नवेली दुल्हन की तरह सजने का हुक्म दिया था। जब वह सिर से पांव तक उसके लिए तैयार हो गई तो उसने उसके साथ शादी की और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर दस्तखत भी करवाए। 6 दिनों की दुल्हन अपने हाथों को देखती हुई वह तंजिया मुस्कुराई, आंखों के किनारे से आंसू पोंछे और दरवाजे की ओर देखा। दरवाज़ा खुला और वह शख्स अंदर दाखिल हुआ। सफ़ेद शर्ट पहने, जिसके लगभग सारे बटन खुले थे। उसका चौड़ा सीना साफ नजर आ रहा था। बाल बिखर कर माथे पर गिर रहे थे। चेहरे पर वह अजीब सी गहराई जो उसकी हर बात में झलकती थी। वह पास आकर बिस्तर के किनारे बैठ गया। गुंजन का दिल सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था। समीर की नज़रें अब बस उसी पर टिकी थी। दुल्हन के जोड़े में सजी वो लड़की गहनों की चमक से दमकती, होठों पर गहरी लाल कलर की लिपस्टिक लगाए उसके हर नक्श को मेकअप से और निखारा गया था। उसके अंदर एक अजीब सी तपिश थी। समीर कुछ पल तक उसे देखता ही रहा, फिर अचानक आगे बढ़ा, गुंजन का हाथ थामा और एक झटके से उसे अपनी ओर खींच लिया। गुंजन जैसे किसी तूफान में उड़ती हुई पत्ते की तरह उसके गले जा लगी। उसके दिल की धड़कनें उसके कान में गूंज रही थी। वो हड़बड़ा गई, लेकिन उसकी पकड़ अब भी मजबूत थी। तुम जानती हो ना तुम कितनी खूबसूरत हो, समीर ने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा। तुम्हें देखते ही मेरे अंदर कुछ पिघलने लगता है। उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाया। उसकी सांसें उसकी स्किन को छूने लगी। चंदन सी महक उसके वजूद से उठकर उसके रगों में उतर गई। प्लीज दूर रहिए, गुंजन ने धीमी कांपती हुई आवाज में कहा। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर उसकी पकड़ ढीली नहीं थी। वह जानती नहीं थी
वह जानती थी कि यह वही शख्स था जिसने उससे एक शर्त पर रिश्ता बनाया है और ये शर्त यह हक भी शामिल था। समीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जब तुमने इस रिश्ते की शर्तें मान ली थी तो अब तुम पीछे नहीं हट सकती। तुम्हें मुझे मेरा हक अदा करना होगा। गुंजन ने एक झटके से उसे बिस्तर पर गिरा दिया। उसका चेहरा उसके ऊपर झुकाया। उसकी आंखों में आग थी और लहजे में एक अजीब सुस्ती थी। तुमसे पहले किसी ने मुझे इस कदर अपनी ओर खींचा नहीं कि मैं उसकी नजदीकियों के लिए बेचैन हो जाऊं। पर तुम अलग हो गुंजन। तुम में कुछ ऐसा है जो मुझे रोक नहीं पाता। वह झुककर उसके चेहरे को अपने होठों से छूने लगा। गुंजन ने आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें तेज थी और दिल बेकाबू हो रहा था। जब उसने खुद इस रिश्ते को अपनाया था तो अब इस नजदीकी से इनकार भी कैसे करती। उसने खुद को उसके हवाले कर लिया। कमरे में कुछ देर बाद हल्की खटपटखट की आवाज हुई। समीर की नींद टूटी। उसने आंखें खोली तो देखा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी गुंजन अपने भीगे बाल तौलिए से सुखा रही थी। कल रात जो सुकून उसने उसकी बाहों में महसूस किया था वो अब भी उसकी रगों में सुरूर की तरह दौड़ रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था ये सिर्फ एक पल का नशा था या फिर कुछ गहराई वाली फीलिंग। उसकी नजरें अब भी गुंजन के भीगे जिस्म पर टिक गई थी। गुंजन ने उसकी नजरों की तपिश महसूस की और पलट कर देखा। उसे यूं देख रहा था जैसे फिर से सब दोहराना चाहता हो। उसके गालों पर लाली उतर आई। कल रात के लम्हे जैसे पर्दे पर चलती फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूम गए। उसने नजरें झुका ली मगर उसके कांपते होठ और थरथराती पलकें ये सब बयां कर रही थी। वो उठी, अपने अंदर की झिझक को दबाने की कोशिश की, पर समीर अब भी उसे देख रहा था। आखिरकार उसने कहा, मैं तैयार हो रही हूँ। उसका लहजा थका हुआ था। समीर ने कुछ नहीं कहा। वो बिस्तर से उठा, कपड़े उठाए और सीधा वॉशरूम में चला गया। दरवाजा बंद हुआ तो गुंजन ने खुद को आईने में देखा। मैं क्यों भूल गई हूँ कि मैं तो किसी और की हूँ। वह खुद से बुदबुदाई। आंखों में उतर आई नमी को उसने उंगलियों से पोंछा, बालों को क्लचर से बांधा, हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगाई, आंखों में काजल डाला और बस उतनी सी तैयारी में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। बिस्तर के किनारे बैठी वह उसके बाहर आने का इंतजार करने लगी। गुंजन जो उसके इंतजार में बैठी थी, जैसे उसने आते देखा तो उसकी नजरें वहीं ठहर गई। वाकई वह रूप और आकर्षण का जीता जागता सबूत था। गुंजन के दिल ने तेजी से धड़कना शुरू किया और उसने शर्माते हुए नजरें झुकाई। मेरे ख्याल से तुमने शादी को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया है। समीर ने आईने के सामने खड़े होकर अपने बाएं हाथ की कलाई में घड़ी पहनते हुए ठंडे लहजे में कहा। बीवी होने के तमाम फर्जों में यह बात भी शामिल है कि तुम मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मेरे कपड़े पैक करो, ना कि यूं आईने के सामने बैठी रहो। गुंजन ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप जगह बदली और अलमारी से उसके कपड़े निकाल कर पैक करने लगी। पूरे वक्त समीर की नज़रें उसी पर टिकी रही और उसकी उस नज़र की तपिश से गुंजन बेचैनी से घबराहट में डूबती जा रही थी। कपड़े पैक करते ही वह कमरे से बाहर निकल आई। वो उसे अपने घर नहीं ले गया था और ना भी लेकर जाता भी क्यों। वो तो बस 6 दिनों के लिए उसकी बीवी थी। जब वह सब कुछ जानती थी, सब उसने खुद अपने लिए ये कांटों भरा रास्ता चुना था, तो अब क्यों उसकी आंखें बार बार नम हो रही थी। क्यों दिल में ये बेबसी का एहसास सिर उठा रहा था। उस महल जैसे फार्म हाउस में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। किचन में हर चीज़, जरूरी चीज़ मौजूद थी। नाश्ता बनाते हुए जब उसने ट्रे सजाई और वापस कमरे में आई तो वह एक तरफ खड़ा मोबाइल में व्यस्त था। गुंजन ने ट्रे टेबल के सामने रखते हुए कहा, नाश्ता तैयार है, तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। आधे घंटे बाद पेरिस की फ्लाइट है। समीर ने बिना उसकी तरफ देखे ठंडे लहजे में कहा, मैं तैयार हूँ। गुंजन ने अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए सर्द आवाज में जवाब दिया। समीर ने उसकी ओर नजर डाली, सिर से पैर तक उसे गौर से देखा। उसकी नजरों में यह हरकत देखकर गुंजन का चेहरा लाल हो गया। इस हुलिये में जाओगी मेरे साथ? उसने मोबाइल जेब में डाला और अब पूरी तरह उसी ओर मुड़ गया। तुम मेरी बीवी हो, समीर मलिक की बीवी, इस शहर के सबसे मशहूर बिजनेसमैन की बीवी। चाहे सिर्फ 6 दिनों के लिए ही सही, लेकिन इन 6 दिनों में तुम सलवार कमीज और बहनजी टाइप कपड़ों से दूर रहोगी। यह मेरे स्टेटस के लायक नहीं है। उसका लहजा आम था, लेकिन गुंजन को लगा जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। उसने अपनी मुट्ठियां बंद की और गुस्से और अपमान के मिले जुले भाव से उसकी ओर देखा। मेरा पहनावा आपके स्टेटस से मेल खाता है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने एक ही सांस में कहा। कॉन्ट्रैक्ट में भी कहीं भी नहीं लिखा कि आप मेरे पहनावे पर पाबंदी लगाएंगे या मैं आपकी हर बात पर पाबंद रहूंगी। मैंने सिर्फ आपकी बीवी के तौर पर अपने फर्ज निभाने की बात मानी थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके इस तीखे जवाब से समीर कुछ पल के लिए खामोश रह गया। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो उसकी ओर बढ़ गया। गुंजन ने अनजाने में कदम पीछे लिए, मगर अगले ही पल समीर ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। समीर गुंजन को उसके गले से सटक गया और ठंडे लहजे में कहा, कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ये लिखा हो या नहीं, तुम हर चीज मेरी पाबंद हो। इन 6 दिनों में तुम क्या पहनोगी, क्या नहीं, किससे बात करोगी, किससे नहीं, सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। मैं कोई जीती जागती गुड़िया नहीं हूँ।
गुंजन उसके छूने से वह कांप उठी और दबी आवाज में बोली, ये मेरी शर्त मानने और मेरे पेपर साइन करने से पहले सोचना चाहिए था। अब 20 लाख के बदले में इतना तो सहना ही पड़ेगा। समीर ने यह कहकर उसे किस करना चाहा, पर गुंजन ने उसके गले पर हाथ रखकर उसे दूर कर दिया। समीर की आंखों में गुस्सा भरा था। जो भी हो, मैं आपके रुतबे के हिसाब से ये भद्दे कपड़े कभी भी नहीं पहनूंगी। मेरी एक हद है और मैं वह पार नहीं कर सकती। समीर की बातों से उसे चोट पहुंची थी, जिससे उसकी आंखों में नम हो गई थी। अपनी कांपती आवाज पर काबू पाकर वह मजबूती से बोली। समीर गुस्से में दांत पीस कर उससे दूर हट गया और फिर मुंह फेर लिया। जब उसे कुछ याद आया तो वह पलटा और राहत की सांस ले रही गुंजन को फिर से अपनी बाहों में लिया और उसकी ठोड़ी को उंगलियों से पकड़ा। आज के बाद मुझे मेरे नाम से मत बुलाना, सख्त आवाज में कहकर वह कमरे से चला गया। उसके जाते ही गुंजन ने चैन की सांस ली। थोड़ी देर में दो लड़कियां उसके लिए बहुत तरह के सलवार सूट लेकर आई। गुंजन उस आदमी का एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहती थी, पर वो आदमी तो घर से ही ऐसे ही गायब हो गया था। मजबूरी में उसे पिंक कलर का स्टाइलिश सलवार सूट पहनना पड़ा। उन लड़कियों ने उसके बाल संवारे और हल्का सा मेकअप कर दिया। उन लड़कियों ने बताया कि समीर बाहर गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा है। तैयार होकर वह बाहर चली गई। समीर होठों पर अपनी मुट्ठी रखे गुंजन का इंतजार कर रहा था। अब उसे चिढ़ होने लगी थी। उसे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं था और इस लड़की का इंतजार वह पिछले 15 मिनट से कर रहा था। वह गुस्से में गाड़ी से उतरने वाला था कि उसकी नजर दरवाजे से बाहर आती गुंजन पर पड़ी। गुंजन ने गाड़ी में बैठकर समीर की तरफ देखा। जितनी बार उसने उस आदमी को देखा था वह सफेद कपड़ों में ही मिला था। सफेद रंग उस पर खूब जचता भी था। गुंजन के हिसाब से ये कहना गलत नहीं था कि सफेद रंग उस आदमी के लिए बना था। मजे की बात यह थी कि दो अजनबी एक दूसरे के बारे में एक जैसा ही सोच रहे थे। वह सोच रहा था कि पिंक कलर गुंजन के लिए ही बना है और गुंजन सोच रही थी कि सफेद रंग समीर के लिए बना है। आप आगे से मेरे लिए महंगे कपड़े या किसी और चीज का इंतजाम मत कीजिए। मेरे पास 3-4 जोड़ी कपड़े हैं जिन्हें पहनकर मैं ज्यादा तो नहीं पर आपके रुतबे के लायक जरूर लगूंगी। अपनी सोच को झटक कर वह गंभीरता से बोली। समीर को हैरानी हुई। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो शायद मुंह खोलकर महंगी चीजें मांगती, लेकिन ये लड़की उसे मना कर रही थी। ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। यह मेरी तरफ से एहसान नहीं, मैं नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि समीर मलिक की बीवी किसी से कम है। साफ शब्दों में कहूं तो मैं किसी को खुद पर उंगली उठाने का मौका नहीं देता, क्योंकि तुम्हारा नाम मुझसे जुड़ा है, चाहे सिर्फ 6 दिनों के लिए क्यों ना हो। समीर अपनी आंखों पर चश्मा लगाकर कह रहा था। तभी उसने बात काट दी। जानती हूँ, बार बार बताने की जरूरत नहीं, मुझे पूरी जिंदगी के लिए आपकी बीवी बनने का शौक है भी नहीं। धीमी आवाज में कहकर उसने अपना मुख खिड़की की तरफ फेर लिया। समीर बोहे तनाकर उसने दांत पीसे। उसने गुंजन के चेहरे की तरफ देखा, जिसका रुख खिड़की से तरफ था। मुझे भी पूरी जिंदगी के लिए तुम्हें अपनी बीवी के रूप में नहीं चाहिए। जैसी ये डील पूरी होगी तो तुम्हारे सिर पर चढ़ी अकड़ उतारी जाएगी और मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, उसने धीमी आवाज में कहकर अपना मुंह फेर लिया। गुंजन के कानों में उसकी बस कुछ ही बातें पहुंची थी। उन्हें सुनते ही उसने अपने हाथों की मुट्ठियां भर ली। समीर अपने होठों पर उंगलियां रखकर अपनी मुस्कुराहट छिपाने की कोशिश कर रहा था। बगल में बैठी गुंजन आंखें बंद किए न जाने क्यों बुदबुदा रही थी, जबकि अब तक प्लेन पर उड़ान भी नहीं भरी थी। प्लेन उड़ान भरने वाला था। अगर कोई और दुआ करनी है तो वो भी कर लो, डर खत्म हो जाएगा। समीर ने उसकी बंद आंखों पर फूंक मारकर ताना मारा था। गुंजन ने तुरंत आंखें खोलकर उसे घूरा था। किसने कहा कि मैं डर रही हूँ? मैं डरती नहीं हूँ, बस किसी भी सफर के शुरू होने से पहले भगवान को याद कर लेना चाहिए, उसे घूर कर कहते हुए उसने अपने पसीने से भीगा हुआ माथा हाथ की हथेली से साफ किया। समीर ने सिर हिला दिया। तभी उसी पल घोषणा हुई। वही पल था जब गुंजन जबरदस्त डर के कारण अपनी चीख को दबाने के लिए समीर के बाजू में अपना दांत गाड़ दिए। दर्द की वजह से समीर ने अपनी होठ भी और गुस्से की ओर देखा, लेकिन उस पर नजर पड़ते ही उसका गुस्सा कहीं दूर चला गया। वह आंखें बंद किए उसके बाजू के दोनों को हाथ से थामे उसमें अपना दांत फंसा रही थी। उसे भी ये दर्द एक मीठी सी चुभन जैसा लग रहा था। बिना सोचे उसका हाथ गुंजन की कमर के चारों ओर लपेट गया, जबकि दूसरे हाथ से समीर ने गुंजन के चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे किया। शांत हो जाओ, अब सब ठीक है। अगर तुम दूर नहीं हुई तो मेरा हाथ जख्मी हो जाएगा, उसकी कमर सहलाते हुए समीर ने नरम आवाज में कहा। उसके बाजू से दांत हटाते हुए गुंजन ने एक आंख खोलकर उसकी ओर देखा और फिर एक नजर आसपास डाली। सब ठीक महसूस करते उसने राहत की सांस ली और अपनी पीठ कुर्सी से टिका दी। समीर की नज़रों की गर्मी से अपने वजूद को झुलसता हुआ महसूस करने के बावजूद उसने उसकी ओर नहीं देखा था। अपनी हरकत की वजह से वह शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। तकरीबन 8 घंटे की उड़ान थी। गुंजन ने 8 घंटों में समीर की बाह को आरामदेह तकिया समझकर उसमें लिपटकर आंखें बंद करके रखी थी। वही समीर की आंखें एक पल के लिए भी गुंजन के चेहरे से नहीं हटी। वो बस उसे देखता रहा। प्लेन जब जमीन पर उतर गया तो गुंजन हैरानी और उत्साह से हर चीज को निहार रही थी। समीर को उसकी खुशी या गम से कोई लेना देना नहीं था।
पर उसकी आंखों में चमकती खुशी देखकर समीर को भी सुकून मिला था। मिस्टर रॉबिन और उनकी बीवी खुद उन दोनों को लेने आए थे। इस वक्त वे सब उनके घर के लिविंग रूम में बैठकर कॉफी से मजे ले रहे थे। समीर ने उन्हें रुकने से मना किया था, पर उन्होंने बहुत जोर दिया कि आज रात वे दोनों उनके यहाँ रुके। समीर को उनकी बात माननी पड़ी। क्या आप दोनों की लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज? मिस्टर रॉबिन की 22 साल की बेटी ने उत्सुकता से समीर और गुंजन की ओर देखते हुए पूछा। हमारी अरेंज मैरिज हुई है। समीर और गुंजन दोनों ने एक साथ जवाब दिया, पर दोनों के जवाब अलग अलग थे। समीर ने गुस्से से दांत पीसे और गुंजन को घूर कर देखा, जिसने अपने होठ चबाते हुए शर्म से सर नीचे झुका लिया। दरअसल हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए ये शादी प्यार से शुरू हुई और फिर मेरे मम्मी पापा उनका हाथ मांगने उनके घर गए, इसलिए ये शादी कुछ हद तक अरेंज मैरिज भी हो गई। समीर ने होशियारी से बात को संभाल लिया। गुंजन ने तुरंत ही हाँ में सर हिला दिया। अरे वाह, आप लोग कहाँ मिले थे और प्यार का इजहार पहले किसने किया? ये सवाल मिसेज रॉबिन की तरफ से आया था। कॉलेज में, ऑफिस में? फिर से दोनों ने एक साथ जवाब दिए, पर जवाब टकरा गए। समीर ने होठ दबाए बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा रोका और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उसने गुस्से भरी नजरों से गुंजन को देखा, जिससे डर के मारे पसीना आ गया। समीर ने एक नज़र उन सब पर डाली जो उलझन में पड़े उन दोनों को देख रहे थे। यहाँ भी मेरी प्यारी बीवी थोड़ी गलतफहमी में है। समीर ने गुंजन को कंधे से पकड़कर अपने गले से लगाते हुए मुस्कुराकर कहा। गुंजन ने भी झूठी हंसी दिखाई। इन्हें लगता है कि मैंने इन्हें तब पसंद किया था जब ये ऑफिस में इंटर्नशिप के लिए आई थी, जबकि मैंने इनके कॉलेज के दिनों से जानता हूँ। ये मेरी जूनियर थी जब इनका कॉलेज में पहला साल था, मेरा आखिरी साल था, और तभी ये सब मेरे दिल में बस गई थी। समीर ने इस बातों को भी संभाल लिया। इस अचानक इजहार को सुनकर गुंजन के पूरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। और जहाँ तक रही बात इजहार की, तो शुरुआत मैंने ही की थी। हाँ, ये बात अलग है कि ये मुझसे दोगुना प्यार करती है, बस वह इजहार नहीं कर पाई। समीर की आंखों में अचानक गंभीरता आ गई। उसने गुंजन के चेहरे की ओर देखा और गहरे लहजे में बोला। गुंजन उसके लहजे में आए इस बदलाव को फौरन महसूस किया और उसकी तरफ ध्यान दिया। आप भी बोलिए ना कुछ, कि आप वाकई समीर से प्यार करती हैं, और क्या आपका प्यार आज तक भी कम नहीं हुआ? मिस्टर रॉबिन ने अपनी बेटी की बात पर नाम में सिर हिला दिया। ये उसकी आदत थी कि वह हर किसी से बेझिझक होकर बात करने लगती थी। रीना ने गुंजन से सवाल किया, जो उसके कहने पर घबरा गई। उसके चेहरे पर चिंता के भाव छा गए। समीर ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे दबाव देते हुए इशारा किया। नहीं नहीं, कोई कमी नहीं आई। मैं आज भी इनसे पहले से जितना बेहतर प्यार करती हूँ। गुंजन ने सिर झुकाकर गंभीरता से कहा। समीर की पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत हो गई। वह जानता था कि यह इजहार वक्त की जरूरत थी। सच नहीं था, यह हकीकत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। अब मेरा ख्याल है कि हमें बातें खत्म करनी चाहिए। काफी देर हो गई है, आप लोग आराम करें, सुबह मुलाकात होगी। मिस्टर रॉबिन ने समय का ध्यान रखते हुए अपनी जगह से उठते हुए कहा। समीर ने हाँ में सिर हिलाया। वे सब नौकरों के पीछे चलते हुए गेस्ट रूम तक पहुंचे। कमरे में आते ही गुंजन ने गहरी सांस ली। उसने एक नज़र कमरे पर डाली। वो फ्रेश होने के इरादे से वॉशरूम की तरफ बढ़ने वाली थी कि समीर ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे खींचकर दीवार से सटा दिया। गुंजन ने डर से उसे देखा, जो गुस्से से घूर रहा था। तुम्हारी वजह से अभी उन्हें शक हो जाता कि हम कॉन्ट्रैक्ट कपल हैं। वह दांत पीसते हुए गुर्राया। मेरी कोई गलती नहीं है। आप पहले बता देते कि ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं तो मैं खुद को तैयार रखती। अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराने की कोशिश करते हुए गुंजन गंभीर स्वर में बोली। भला उसे क्या पता था कि ये सब सवाल पूछे जाएंगे? तुमने कहा तुम मुझसे प्यार करती हो। अचानक उसके तने हुए भाव ढीले पड़ते जा रहे थे। उसने गुंजन की झिल जैसी आंखों में देखा और धीमे लहजे में पूछा। गुंजन का विरोध करने का मन हुआ, पर दिल तेजी से धड़कने लगा। उस वक्त उसकी जरूरत थी, महज एक झूठ जो हमारी शादी की सच्चाई सबके सामने ना आने देने की वजह से बोला गया था। गुंजन ने उसकी नज़रों से नजरें चुराते हुए कहा। समीर ने अपना जबड़ा कस लिया और हाथ छोड़ दिया। उसका जवाब दिल में किसी सुई की तरह चुभ गया। उसे आज़ाद करने के बाद भी गुंजन उसके घेरे में खड़ी थी। आपने भी तो इजहार किया था ना? नज़रें उठाकर उसके चेहरे की ओर देखते हुए गुंजन ने पूछा। वह वक्त की जरूरत थी। अगर मैं वह इजहार नहीं करता तो मुश्किल में फंस जाता। वैसे भी तुमने सारा सच सामने लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसे दूर होते हुए रूखापन दिखाते हुए उसने कहा। उसने अपनी शर्ट उतारी, जमीन पर फेंक दी और बेड पर लेट गया। गुंजन इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि समीर का जवाब यही होगा। फिर भी उसने पूछा था। अपनी आंखों के किनारे पोंछते हुए वह मुंह बनाकर समीर को देखकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वह बाहर आई तो समीर को उसी तरह लेटा देख उसने अपना सिर हिलाया। आगे बढ़कर उसने सावधानी से उसके जूते उतार कर जमीन पर रखे। फिर उसके भारी भरकम शरीर को बड़ी मुश्किल से सीधा करके बिस्तर पर सही से लिटाया। पता नहीं क्या खाते हैं, हाथी जैसा वजन है।
उसे सीधा करने के बाद गुंजन अपनी कमर पर हाथ रखकर बड़बड़ाई। उसकी यह बड़बड़ाहट नींद का नाटक कर रहे समीर के कानों तक आसानी से पहुंची थी। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट झलक कर फौरन गायब हो गई। गुंजन ने उस पर कंबल डाला और बिस्तर की दूसरी तरफ जाकर लेट गई। वो भी कंबल को अपनी ओर खींच ही रही थी कि समीर ने अपना आधा वजन उस पर डाला और अपनी गर्दन उसकी गर्दन में छुपा दी। गुंजन की सांसें अटक गई। चेहरा घुमाकर उसने समीर की ओर देखा, जिसका चेहरा उसकी गर्दन में छिपा था। उसकी सांसें गुंजन की गर्दन को झुलसा रही थी। गुंजन धड़कनों के शोर को अपने कानों में गूंजता महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ समीर उसकी गर्दन में मुंह छुपाए उसकी चंदन जैसे महक को सांसों में भरते हुए वह गहरी नींद में सो गया था। वो गुंजन के वजूद से उठने वाली चंदन की खुशबू का आदी हो रहा था। सुबह का समय था। समीर मिस्टर रॉबिन के साथ पूल के किनारे खड़ा उनसे कुछ जरूरी बात कर रहा था। तभी गुंजन वहां रीना के साथ मुस्कुराती हुई आई। जब वह सुबह उठी तो समीर कमरे में नहीं था। थोड़ी देर बाद रीना उसके कमरे में आई थी और वह भी रीना के साथ बाहर निकल आई। गुंजन की नज़र समीर पर टिकी थी, जो कॉफ़ी का मग थामे सिर झुकाकर मिस्टर रॉबिन से बात कर रहा था। इसी बीच हील में सैंडल की वजह से गुंजन का पैर मुड़ा और वह खुद को संभाल नहीं पाई और सीधा पूल में जा गिरी। गुंजन को पूल में हाथ पैर मारते देख रीना चिल्लाई। समीर उसकी चीख सुनकर उसकी तरफ पलटा, लेकिन इससे पहले वह कुछ करता कि डेविड मिस्टर रॉबिन का बेटा बिजली की रफ्तार से गुंजन तक पहुंच गया। कुछ ही पलों में गुंजन का भीगा वजूद डेविड की बाहों में था। समीर को यह मंजर देखकर अपने तन बदन में चींटियां रेंगती महसूस हुई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके वजूद पर तेल छिड़क दिया हो। डेविड ने गुंजन को पूल से बाहर खड़ा किया। इससे पहले कि उसका बड़ा हुआ हाथ गुंजन के गाल को छूता, समीर तीर की रफ्तार से उन दोनों के बीच आ गया। मेरी बीवी से दूर रहो। डेविड का हाथ झटक कर अपना कोट उतारते समीर ठंडे और दबे हुए गुस्से में गुर्राया। गुंजन ने गहरी सांस भरते उसकी ओर देखा, जिसका चेहरा जरूरत से ज्यादा सर्द और लाल हो रहा था। बचाने के लिए शुक्रिया। गुंजन ने गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराहट डेविड का शुक्रिया अदा किया। उसकी यह मुस्कान जलती आग में तेल का काम कर गई। समीर ने जबड़े सख्ती से उसकी ओर देखा और अगले ही पल उसे अपने बाजू में उठाया और कमरे की ओर बढ़ गया। समीर का चेहरा देखते हुए गुंजन ने खामोश रहना बेहतर समझा। डेविड मुस्कुराते हुए अपने पिता मिस्टर रॉबिन की ओर बढ़ गया। कमरे में आते ही समीर ने गुंजन को बिस्तर पर लिटाया। उस पर झुकते हुए वो उसके बेहद करीब आ गया और पूरी ताकत से बिस्तर पर हाथ मारते हुए गुर्राया, तुम्हें गैर मर्दों की बाहों में जाने का बहुत शौक है। गुंजन ने हैरानी से उसे देखा। आपका दिमाग खराब तो हो गया है क्या? दूर हटिए मुझसे। गुंजन ने हैरानी और अविश्वास से घेरे से बाहर निकलते हुए गुस्से में आकर उसके गर्दन पर धक्का दिया। समीर ने पागलपन की हद तक तैश में आकर उसकी ठोड़ी अपनी पकड़ में जकड़ ली। मेरा दिमाग वाकई खराब हो गया है। जो लड़की 20 लाख के लिए मेरी बीवी बन सकती है, वो और पैसों की लालच में यूं गीले कपड़ों में किसी और मर्द की बाहों में। समीर को अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं मिला कि गुंजन का जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा और उसके शब्दों पर ताला लग गया। एक तेज जलन का एहसास था जो उसकी रगरग में समा गया था। इसी वजह से वह गुस्से में जो मन में आया उसे बोलता चला जा रहा था। इतना ही ख्याल कर लीजिए कि बीवी हूँ मैं आपकी। समीर, आप अपनी ही बीवी के किरदार पर सवाल उठा रहे हैं। समीर का कॉलर पकड़कर उसकी सर्द खून जैसी लाल आंखों में अपनी आंखें गड़ाए वह भीगी आवाज में चीखी थी। समीर ने जबड़े भी कस लिए थे। मेरी बीवी गले कपड़ों में उस मर्द की बाहों में मौजूद थी। समीर उससे भी ऊंची आवाज में गरजता गया। मैं डूब रही थी। उस आदमी ने इंसानियत के नाते मुझे बचाया। असल में तो आपको आना चाहिए था, लेकिन आप नहीं आए। आप अब मुझे 20 लाख का ताना दे रहे हैं। अगर मैं पैसों के पीछे भागने वाली होती तो अब तक न जाने कितने पैसे आपसे ले चुकी होती। बहन के दहेज के लिए 20 लाख लेकर 6 दिन के लिए खुद को आपको सौंपा था। सुना आपने? बहन के दहेज के लिए। गुस्से भरे अंदाज में उसका कॉलर दोनों हाथों में जकड़े वह चीखती हुई बोली। समीर की आंखों में ठहरी हुई लालिमा बढ़ गई। गुंजन का रोता चेहरा उसे जरा भी अच्छा नहीं लगा और जब उसे सच्चाई पता चली कि उसने अब कही बात उसे याद दिला दी कि वह खुद को सजा दे रही थी। गुंजन के हाथों से अपना कॉलर छुड़ाकर वह तेज कदमों से बाहर निकल गया। गुंजन ने उसके जाते ही अपनी नम आंखों को सफेद रेलिंग की तरफ किया। उस आदमी का हर ताना हर बात तीर की तरह उसके दिल पर लगता था। क्यों उसका दिल उस शख्स के लिए धड़कता था? शायद इसलिए कि दिल में जो थोड़ी पसंद थी जिसे वह पहले महसूस कर रही थी वह शादी के बाद और ज्यादा गहरी हो गई। कहीं ना कहीं वह चाहती थी कि उस शख्स के साथ सारी उम्र उसकी बीवी बनकर रहे और करीब के पलों को महसूस नजदीकी से उसे आदमी की ओर नजदीक ले जाती थी। गुंजन की आंखों में आंसू झरते हुए बहते हुए उसके बालों में समा रहे थे। आईने के सामने खड़ा समीर अपने बालों में ब्रश फेर रहा था। वो इमोशनल लहजे में बोला, आज रात पार्टी में मेरी डील फाइनल हो जाएगी और हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट भी। उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। तुम आज़ाद हो जाओगी। बिस्तर पर बैठी किताब
पढ़ रही गुंजन का पन्ना पलटने वाला हाथ ठहर गया। उसकी आंखें तेजी से नम हो गई। अपनी गीली आंखों को उस आदमी से छिपाने के लिए उसने किताब पर ध्यान केंद्रित किया। बहुत खुश होगी तुम आज। जिस शख्स से बात करना भी तुम जरूरी नहीं समझती, उसकी नजदीकी से, उसके हक से आज़ादी मिल रही है तुम्हें। समीर ने आईने में देखते हुए उसके वजूद को देखते हुए जले हुए लहजे में कहा। 4 दिनों से वो उससे बात करना जरूरी नहीं समझ रही थी। उसके करीब आने पर भी उसने एक शब्द भी ना बोला। यह बात समीर को जलते अंगारों पर नंगे पांव चलने जैसी लग रही थी। आज आखिरी दिन था और उसके दिल की हालात अजीब थी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब आखिरकार मैं आज़ाद हो जाऊंगी। गुंजन आंसुओं का घूंट पीकर उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोली। समीर ने उसकी मुस्कुराहट को सुलगती नजरों से देखा। जाओ फिर, तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा दिन है आज़ादी का, उसने आखिरी शब्द चबाकर कहे थे। गुंजन ने सहमति से सिर हिलाया और बाथरूम में जाकर बंद हुई। अब वह ज्यादा देर तक अपने आंसुओं को रोक नहीं सकती थी। समीर ने टेबल पर हाथ मारा और आईने में अपने अक्स को घूरा। उसकी आंखें लाल थी, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। तेज घबराहट के मारे समीर ने अपनी टांग की गांठ ढीली की। उस दिन मिस्टर रॉबिन के घर से वह तुरंत होटल में आ गया था। डेविड मिस्टर रॉबिन का बेटा था और वहां रहकर जलना कुड़ना बिल्कुल नहीं चाहता था। यस कमिंग। दरवाजा खटखटाने पर उसने अंदर आने की इजाजत दी। सर, ये मैम के कपड़े हैं। आज की पार्टी के लिए उन्हें इनमें से कोई चुनना होगा, उसके पर्सनल सेक्रेटरी ने कहा। सेक्रेटरी की बात सुनकर उसने एक नज़र कपड़ों पर डाली और उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह अधखुले गाउन और छोटे कपड़े, मेरी बीवी इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, फिर तुम ये सब क्यों लाए हो? समीर ने मुठ्ठियां भींच कर सेक्रेटरी पर गरजते हुए कहा। वह हरगिज नहीं चाहता था कि गुंजन ये कपड़े पहने। उसे ये गवारा नहीं था कि उसके अलावा कोई और मर्द भी गुंजन को देखे। सेक्रेटरी सहम गया। सर, अभी ये अवेलेबल नहीं है। इंडियन ड्रेस यहाँ नहीं है और आपकी पार्टी में भी देरी हो रही है। इसी में से काम चला लेते हैं। सेक्रेटरी ने माफी मांगते हुए कहा। चाहे जितनी देर क्यों ना हो जाए, मेरी बीवी ये बेहुदा कपड़े नहीं पहनेगी। जाओ, जाकर वही लाओ जो लाने के लिए कहा, समीर ने ठंडे लहजे में हुक्म दिया। वॉशरूम के दरवाजे से लगी खड़ी गुंजन की दुनिया इस बात से उलट पलट हो गई थी। गुंजन के होठों पर एक मुस्कुराहट ठहर गई थी। उसकी आंखों में खुशी से मुस्कुराहट उठ रही। काश वो आदमी इतना भी कह दे कि उनके बीच कोई समझौता नहीं है। वह उसका शौहर है और गुंजन उसकी बीवी। उनका रिश्ता महज कुछ दिनों का नहीं, जिंदगी भर का है। लेकिन सारी बातें इस काश पर आकर खत्म हो जाती। कुछ ही देर में ही समीर के कहे अनुसार इंडियन ड्रेस उसके सामने मौजूद थी। बाथरूम में पहने सादगी से भरे गुंजन बिना समीर की ओर देखे अपने कपड़े उठाकर बाथरूम की ओर बढ़ गई। समीर अपने सुलगते दिल को सिगरेट के धुएं से और ज्यादा जला रहा था। मेकअप से अपने चेहरे के नक्शों को उभारते हुए उसने दुपट्टा भी संभाला और अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। वह संभाल संभाल कर उसकी ओर कदम बढ़ा रही थी। हवाएं थम सी थी। शोर कहीं दूर जाकर सो गया। हर तरफ खामोशी छा गई। ऐसा लगा जैसे उसी वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ वही दोनों मौजूद थे। उसका हर बढ़ता कदम समीर मलिक की धड़कनें तेज कर रहा था। उसके गले में मौजूद दिल से तेजी से धड़क कर इशारा दे रहा था। अब बस नहीं चल रहा था। यह दिल जो अब गुंजन का हो चुका था। चले गुंजन, उसकी अट्रैक्टेड नजरों से असहज होकर उसके करीब आते ही नजरें झुकाकर बोली। समीर उसकी आवाज सुनकर होश में आया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर गुंजन का हाथ थाम लिया और बाहर की ओर बढ़ गया। गुंजन ने नम निगाहों से उसके हाथ में मौजूद अपने हाथ को देखा। शायद ये उस आदमी का आखिरी स्पर्श था। इसके बाद तो 2 दिनों के बीच दूरी जुदाई ने अपनी जगह बना ली थी। खैर, ऑफिस पार्टी अपने अंतिम चरण तक पहुंच गई थी। वहां मीडिया वालों को देखकर समीर तो नहीं, पर गुंजन जरूर टेंशन में आ गई। अगर मीडिया वालों को उनके रिश्ते की सच्चाई पता चली तो ये खबर आग की तरफ फैल जाती। लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस वक्त वे दोनों होटल के कमरे में अकेले थे। समीर का रूह गिलास वाली तरफ था, जबकि गुंजन गीली नजरों से अपने सामने पड़े तलाक के कागज देख रही थी। साइन कर दो, फिर मेरी सेक्रेटरी तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ आएगी। तुम जहां चाहो वहां जा सकती हो, समीर ने लहजे में जबरदस्त सख्ती लिए कहा। हालांकि उसकी आंखों में गहरी लाली थी और चेहरे पर बेचैनी फैली हुई थी। मीडिया वालों को पता चल गया होगा कि मैं आपकी बीवी हूँ। आपको प्रॉब्लम होगी। ये शायद गुंजन की तरफ से रुकने की और आखिरी कोशिश थी। उनकी फिक्र मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगा, समीर ने पैंट की जेबों में हाथ डालते हुए जवाब दिया। अगर मिस्टर रॉबिन ने मेरे बारे में पूछा तो? गुंजन ने अपने कांपते हाथों की मुठ्ठियां भींच कर अपनी नम आवाज पर काबू पाते हुए एक और वजह दी। नहीं पूछेंगे। उनका और मेरा आमना सामना इतना नहीं होगा। उन्हें बस डील पक्की करनी थी। आगे सब मैं संभाल लूंगा। गुंजन की आंखों से आंसू बह निकले। कांपते हाथों से पेन उठाते हुए उसने पेपर पर साइन किए और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। गुड बाय मिस्टर समीर, आज तो आपका नाम नहीं ले सकती। आखिर आज आखिरी दिन है जो है हमारे इस नकली रिश्ते को, खुद को तकलीफ देते हुए कहकर वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। बाहर खड़ा उसका पर्सनल सेक्रेटरी गुंजन को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। समीर ने हारे हुए जोरू की तरह अपना सिर झुकाकर दीवार पर टिका दिया। अपने गाल पर नमी महसूस करते हुए उसने अपनी उंगलियों से नमी छुआई।
क्या मैं रो रहा था? क्या मेरी आंखें नम थी? समीर हैरान होकर खुद से रूबरू कर रहा था। वह चली गई और अब उसे यूं लगा जैसे दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़कर बुरी तरह मसल दिया हो, जैसे उसके वजूद का कोई अहम हिस्सा उससे दूर चला गया हो। समीर ने गहरी सांस लेकर अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश की, क्योंकि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अपना सिर पकड़ते हुए सोफे पर बैठ गया। वो उसके चंदन की खुशबू, वो मदहोश कर देने वाला स्पर्श, सब कहीं नहीं था। मैं गलत था, ये वक्त की खुमारी नहीं थी। तुम नहीं हो तो मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं अब अगली सांस नहीं ले पाऊंगा। अगर ये बस वक्त की खुमारी होती तो मुझे तुम्हें किसी और के साथ देखकर जलन महसूस ना होती। मैं तुम्हें लेकर यूं पजेसिव ना होता। ये वक्त की खुमारी नहीं, ये तो मोहब्बत है। फिर जैसे उसे इस बात का एहसास हुआ तो वह तड़पते हुए तलाक के कागज देखने लगा। उसका सिर लगातार ना में हिल रहा था। उसकी बस यूं ही आरजू थी कि उसने साइन नहीं किए हो। समीर मलिक के हाथ जिंदगी में पहली बार कांपे थे। पन्ना पलटते ही उसने साइन की जगह पर देखा। वह साइन के बजाय शब्दों की कुछ लाइनें थी, जिन्हें देखकर वह पत्थर का बन गया। उसमें लिखा था, मैं साइन नहीं कर सकती। आपसे अलग होना मेरे लिए सजा है। नहीं जानती कब, कैसे और क्यों मैंने अपना दिल आपके हवाले कर दिया है। बस इतना कहूंगी कि मैं लालची नहीं हूँ। मेरी जरूरत मुझे आप तक खींच लाई थी और मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। आपका साथ मेरे भाग्य में नहीं था, लेकिन आपका नाम मैं खुद से अलग करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। मैं बहुत दूर चली जाऊंगी आपसे कि आपका मेरा चेहरा कभी जिंदगी में देखने को नहीं मिलेगा। बेफिक्र रहें। कुछ शब्द लिखे थे और ये शब्द समीर मलिक को जैसे नई जिंदगी दे गए। वो पागलों की तरह कमरे से भागा। एयरपोर्ट के बाहर गाड़ी रोकते हुए फोन कान से लगाया। वह तेजी से अंदर की तरफ भागा। उसकी भूरी लाल आंखें बेचैनी से किसी को तलाश कर रही थी। सामने से आते अपने सेक्रेटरी को देखते हुए समीर तेजी से उसकी तरफ लपका। गुंजन कहाँ है? उसने बेचैनी से पूछा। सर, वो वेटिंग एरिया में थी। उन्होंने मुझे जाने को बोल दिया। 10 मिनट बाद उनकी फ्लाइट है। सेक्रेटरी ने उसका बिखरा हुआ रूप देखकर गंभीरता से बताया। समीर उसकी बात सुनते तेजी कदमों से वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ गया। उसकी नज़रों ने उसे ढूंढना चाहा, लेकिन वह वहां नहीं थी। समीर को धीरे धीरे अपनी सांसें बंद होती महसूस हुई। वह तेजी से वहां मौजूद स्टाफ की तरफ बढ़ा। मुझे एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। अगर जरा भी देरी की तो मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली जाएगी। प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है। उसकी आवाज़ में विनती थी। वहां मौजूद स्टाफ ने उसे दिया भरी नजरों देखते सिर झुकाकर इजाज़त दी। अगले ही पल वो माइक के सामने खड़ा था। अपनी भीगी आंखों को बाजू में साफ करते हुए बोला, गुंजन। उसने नम आवाज में उसे पुकारा। वो जो एयरपोर्ट के कोने में बैठी घुटनों में मुंह छुपाए रो रही थी, समीर की आवाज़ सुनते सिर उठाकर आसपास देखने ही लगी। गुंजन, प्लीज़ वापस आ जाओ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहिए था। जिससे मोहब्बत हो उसे खुद से दूर करना बेवकूफ़ी होती है, और मैं वे बेवकूफ़ी कर चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन रही हो। समीर मलिक तुमसे शिद्दत से मोहब्बत करता है। तुमसे पहले जितनी लड़कियां मेरी ज़िंदगी में आई थी, वह सिर्फ और सिर्फ मेरी दौलत से इम्प्रेस थी। लेकिन तुम वाकई अलग हो। मेरी बीवी होते हुए भी तुमने कभी मुझसे कोई ख्वाहिश नहीं की। मैं अपने एहसासों को वक्त की खुमारी समझता रहा, पर मैं गलत था। ये वक्त की खुमारी नहीं, ये बस मोहब्बत है। मुझे तुमसे मोहब्बत है। प्लीज़ लौट आओ यार। माफ़ कर दो मेरी गलती, हर कमी को। तुम मेरी नज़रों के सामने नहीं हो तो मेरी सांसें भी अटक रही हैं। प्लीज़ लौट आओ। समीर आंसुओं से भरी आवाज़ों में गुंजन से अपना गहरा प्यार जता रहा था और साथ ही साथ माफ़ी मांग रहा था। जैसे ही गुंजन के कानों में ये आवाज़ पड़ी, उसे लगा जैसे बिजली का तेज झटका लगा हो। वह तुरंत अपनी जगह से उठी और अगले ही पल तेज रफ्तार से बहते आंसुओं को होठों पर मुस्कान लिए भागने लगी। सर, फ्लाइट उड़ान भर चुकी है। वहां मौजूद लड़की ने उसे मायूसी भरी नजरों से देखते हुए बताया। समीर ये सुनकर निढाल होकर बैठ गया। वह आवाज गूंजी, समीर। गुंजन ने हाफती सांसों के साथ रोते हुए उसे पुकारा। तभी समीर ने तुरंत गले लगकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। गुंजन ने उसकी गर्दन में बाहें डाल दी, उसके बालों पर अपने होठ रखे और हिचकिचाते लेते हुए जोर जोर से रो दी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं तुम्हें कभी भी कहीं नहीं जाने दूंगा। यह कहते हुए दोनों एक दूसरे को गले लगाए फूट फूट कर रोने लगे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।